आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही। जिलेवासियों को भी इस भव्य आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से पूजित अक्षत कलश को बालाघाट जिले में भेजा गया है, जहां इस अक्षत कलश को लेकर शनिवार को देवी तालाब चौक स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। जय श्री राम के उद्घोष और ढोल नगाड़ों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकाली गई यह अक्षत कलश यात्रा सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर चौक से देवी तालाब होते हुए शास्त्री चौक, वहां से बैयर चौकी होते हुए नगर के वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7 पहुंची, जहां से वार्ड नंबर 8 का भ्रमण करते हुए वापस देवी तालाब चौक सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंची, जहां इस अक्षत कलश यात्रा का समापन किया गया। इसके उपरांत मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया गया। उधर नगर में आयोजित इस कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया, जहां उपस्थित जनों ने स्थानीय धर्मावलंबियों के साथ ही कलश यात्रा निकालकर अयोध्या के राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नगरवासियों को आमंत्रित किया। बताया जा रहा है कि रोजाना नगर के अलग अलग वार्डों में इसी तरह अक्षत कलश यात्रा का आयोजन कर लोगों को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने और 22 जनवरी को रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। नगर के मुल्ला स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में 11 जनवरी से सुपर 4 के मैच प्रारंभ हो गए, जिसमें 13 जनवरी को 2 मैच खेले गए, जिसमें दिन का पहला मैच सुबह 10 बजे लेक सिटी फुटबॉल एकेडमी भोपाल और मदन महाराज फुटबॉल एकेडमी भोपाल के मध्य खेला गया। जिसमें दिन का पहला मैच सुबह 10 बजे लेक सिटी फुटबॉल एकेडमी भोपाल और मदन महाराज फुटबॉल एकेडमी भोपाल के मध्य खेला गया। तो वहीं दिन का दूसरा मैच द डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी बालाघाट और ब्रह्मपुर फुटबॉल क्लब बुरहानपुर के मध्य खेला गया। इस दोनों ही मैचों में लेक सिटी एफसी भोपाल और द डायमंड रॉक एकेडमी बालाघाट की टीम ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम किया। तो वहीं मदन महाराज फुटबॉल एकेडमी भोपाल और ब्रह्मपुर फुटबॉल क्लब बुरहानपुर की टीम ने 13 जनवरी को खेले गए मैच में अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के सुपर 4 में 13 जनवरी को सुबह 10 बजे मुल्ला स्टेडियम मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में पहले दिन का मैच लेक सिटी फुटबॉल एकेडमी और भोपाल बनाम मदन महाराज फुटबॉल एकेडमी के मध्य खेला गया, जिसमें मदन महाराज भोपाल की टीम अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाए। जहां लाख जद्दोजहद के बावजूद भी मदन महाराज टीम के खिलाड़ी 90 मिनट के दोनों राउंड को मिलाकर लेक सिटी भोपाल के खिलाफ एक गोल भी दागने में कामयाब नहीं हो पाए। तो वहीं लेक सिटी भोपाल के खिलाड़ियों ने अपने पैरों का जादू दिखाते हुए मदन महाराज के खिलाफ एक गोल दागकर यह मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया। वहीं आयोजित इस प्रतियोगिता में दोपहर 2 बजे से मुल्ला स्टेडियम मैदान में खेला गया दूसरा मैच भी काफ़ी रोमांचक रहा, जहां दिन का दूसरा मैच द डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी बालाघाट और ब्रह्मपुर फुटबॉल क्लब बुरहानपुर के मध्य खेला गया। इस मैच में बुरहानपुर की टीम के खिलाड़ी गोल करने के लिए भारी मशक्कत करते हुए नजर आए, लेकिन दोनों राउंड के 90 मिनट के खेल में बुरहानपुर के खिलाड़ी बालाघाट के खिलाफ एक भी गोल दागने में कामयाब नहीं हो सके। तो वहीं द डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी बालाघाट ने बुरहानपुर के खिलाफ दोनों राउंड को मिलाकर 4 गोल करने में कामयाबी हासिल की, जिसके चलते द डायमंड रॉक एकेडमी बालाघाट ने 4-0 से दिन का दूसरा मैच अपने नाम कर लिया। अकेले खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी को टैकल करते हुए, लेकिन इस बार काफ़ी क्लियर किया वहाँ बुरहानपुर के डिफेंडर ने मजबूत रक्षा करते थे। 3 खिलाड़ी या कह सकते 4 खिलाड़ी कम से कम देते, एक अच्छा शॉट किया, लेकिन वहाँ अनावश्यक कोई मतलब नहीं है किसी का। और इस प्रकार से जब अंतिम क्षणों पर जो है कहीं ना कहीं अकेले खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी को टैकल करते हुए, लेकिन इस बार
काफ़ी क्लियर किया वहाँ बुरहानपुर के डिफेंडर ने मजबूत रक्षा की तरफ से 3 खिलाड़ी या आप कह सकते 4 खिलाड़ी कम से कम रहते। एक अच्छा शॉट किया लेकिन वहाँ अनावश्यक कोई मतलब नहीं है क्रिकेट का। और इस प्रकार से जब अंतिम क्षणों पर जो है कहीं ना कहीं रूपझर थाना के अंतर्गत ग्राम सोनगुड्डा के समीप कासर नाले में मोटरसाइकिल गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल शंकर पिता जेठू उइके 30 वर्ष किणगी टोला और उसका बेटा शिवम पिता शंकर उइके 4 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंकर उइके अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। 12 जनवरी को शंकर उइके अपने परिवार के साथ ही मोटरसाइकिल में ग्राम तल्ला बोड़ी किसी काम से गए थे। शाम करीब 5 बजे अपने मोटरसाइकिल से वे तल्ला बोड़ी से अपने घर किणगी टोला लौट रहे थे। तभी सोनगुड्डा के समीप कासर नाले में मोटरसाइकिल गिरने से शंकर सहित उनके परिवार के 4 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना में शंकर उइके और उसका बेटा शिवम उइके गंभीर रूप से घायल हो गया था। सभी घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल शंकर उइके और उसके बेटे शिवम उइके को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री, कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित नंद किशोर शर्मा की स्मृति में सर्राटी क्लब लालबरा के तत्वाधान में 10 जनवरी से जारी 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का 12 जनवरी को रात 11 बजे फाइनल मैच के साथ समारोहपूर्वक समापन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने मां सरस्वती के छाया छत्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद फाइनल मैच कोसमी बालाघाट व हरियाणा के मध्य प्रारंभ हुआ, जिसमें कोसमी बालाघाट के खिलाड़ियों ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीतकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अतिथियों के द्वारा कोसमी बालाघाट की विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 15,555 रुपये, हरियाणा की टीम को द्वितीय पुरस्कार 7,777 रुपये व तृतीय पुरस्कार सिवनी को 3,333 रुपये शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पुरुष व महिला वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की 18 टीमें व महिला वर्ग में 5 टीमें शामिल हुई, जिनके द्वारा अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। वहीं अतिथियों के द्वारा आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा गया कि लालबरा वॉलीबॉल प्रतियोगिता के नाम से पहचाना जाता है, परंतु कुछ वर्षों से यह प्रतियोगिता आयोजित नहीं होने से वॉलीबॉल प्रतियोगिता के प्रति लोगों का रुझान कम होने लगा था। परंतु पुनः सर्राटी क्लब के द्वारा पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय नंद किशोर शर्मा की स्मृति में प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह एक अच्छा प्रयास है और आगामी समय में यह कार्यक्रम भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। कभी सर्विस ही गलत होती भाई का जुगनू भाई और जैनुल आब्दीन जी, मैं दोनों से चाहूंगा कि वे भी मंच के पास आ जाए कृपया करके। जब तक मैं आऊँ तब तक नाम लेते रहूंगा यहाँ से। आप दोनों से ही निवेदन है कि कृपया करके मंच के पास आ जाए जैनुल भाई और जुगनू भाई। इस समय पॉइंट मिला है हरियाणा को और इस समय हरियाणा पहली बार इस सेट में आगे होती हुई 5-4 बक्सर बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें हरियाणा और मलारा। रूपझर थाने की डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोरा और बासी के बीच बोलेरो मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में बोलेरो की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक युवक सहित 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें अत्यधिक चोट लगने से घायल मोहब्बत पिता धर्म सिंह भलावी 28 वर्ष ग्राम के साथ थाना रूपझर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहब्बत भलावी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं, जिसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। बताया गया कि 12 जनवरी को मोहब्बत भलावी का मवेशी गुम हो गया था। 13 जनवरी को सुबह ही मोहब्बत भलावी अपने गांव के मुकेश उइके के साथ मवेशी को ढूंढने के लिए मोटरसाइकिल से ग्राम मोहगांव बासी सहित अन्य गाँव में गए हुए थे।
जहां सुबह 7:30 बजे दोनों मोहगांव से अपने घर केसा लौट रहे थे। तभी परसवाड़ा रोड डोरा और बासी के बीच मोहगांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। बोलेरो की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार मोहब्बत भलावी और मुकेश उइके दोनों ही घायल हो गए। हालांकि मुकेश उइके को इस दुर्घटना में मामूली चोटें आई। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया है, जहां अत्यधिक चोट लगने से घायल मोहब्बत भलावी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगर के वार्ड नंबर 25 प्रेम नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में एकता महिला मंडल के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह सोमवार से जारी है, जहां कथा का वाचन बमनी बंजरा मंडला के कथा व्यास पंडित परिणीति कृष्णा दुबे के द्वारा किया जा रहा है। कथा के छठवें दिन शनिवार को महाराज ने गोवर्धन पूजा और दही हांडी की कथा का विस्तृत वर्णन किया। महाराज ने कथा सुनाते हुए बताया कि द्वापर युग में ब्रजवासी पहले इंद्र देवता की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा अर्चना करने के लिए कहा गया। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र देवता ने ब्रज में भारी वर्षा कर तबाही मचाने का प्रयास किया। इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन पर्वत को 1 सप्ताह तक उठाया। महाराज ने बताया कि गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। फिर आगे शिकायत करने क्या हो गया, तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूं, सबूत से है, पीछे छुपा ली। झूठ क्यों बोलती है, मेरा लाला तो वो सो रहा पलंग में बिस्तर में, अभी मैं उसको लोरी सुना। अरे वो छलिया है, थोड़ा सा बहाना करके आ गया होगा। जब देखता रहा तो वहां जाकर देखती तो लाला सही में सोता था। मुझसे झूठ बोलती है, देखा कहां है मेरा लाला, और जैसे ही पीछे से देख तेरा लाला है, सामने कर दे, कहां मेरा लाला, जैसे गोपी देखी है तो उसी का बेटा है। तू कहां से आ गया, कब से तो कह रहा हूं मां, वो मुझको पकड़ कर भाग गया। इस प्रकार भगवान दिनों दिन बड़े बड़े भगवान का एक नाम है नटवर। इतनी स्पीड से उन्होंने उसी के बच्चे का हाथ पकड़ा दिया और वहां से चूप हो गए। और गोपी यहाँ पर अपने बच्चे को ही अब समझ में आई कि अपने बच्चे से चोरी कराती और मेरे लाला को बदनाम करती। आज से मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा। चल बहुत तेरी शिकायत। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती 17 जनवरी को शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में सिख समुदाय के द्वारा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर 13 जनवरी की शनिवार की शाम नगर मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो नगर के हनुमान चौक से सुभाष चौक, मेन रोड राजघाट चौक, काली पुतली चौक से अम्बेडकर चौक होते हुए गोंदिया रोड से वापस गुरुद्वारा पहुंचा, जहां विधि विधान के साथ नगर कीर्तन का समापन किया गया। जहां शहर के लिए निकाले गए नगर कीर्तन जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान सिख समाज के बच्चे व युवाओं ने तलवार व लठबाजी सहित अन्य कलाबाजी भी दिखाई। जुलूस की अगुवाई पंच प्यारों के द्वारा की गई। इस अवसर पर सिख समुदाय की महिलाएं व पुरुष सहित बच्चे भी शामिल रहे। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लीलामा निवासी जितेंद्र डोहरे न्याय प्राप्त करने के लिए लगातार थानों के चक्कर लगा रहे, परंतु पुलिस के द्वारा उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व की तरह ही जितेंद्र डोहरे थाना वारासिनी में अपनी शिकायत देने के लिए पहुंचे, जिन्हें बालाघाट थाने का मामला बताकर रवाना कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र पिता भैयालाल डोहरे उम्र 29 वर्ष के द्वारा ट्रक क्रमांक M49
MT4837 श्रीराम फाइनेंस कंपनी बालाघाट से खरीदा गया था, जिसे 27 अक्टूबर 2023 को डेंजर रोड से मुकेश डहाके के द्वारा जोर जबरदस्ती कर ट्रक लिया गया, जिसकी शिकायत जितेंद्र डोहरे के द्वारा कोतवाली थाना बालाघाट में दर्ज कराई गई थी, किंतु उस पर पुलिस के द्वारा वर्तमान तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में न्याय की आस लेकर जितेंद्र डोहरे खैलांजी वारासिनी व बालाघाट कोतवाली के चक्कर लगा रहा है, जिसे ट्रक की किस्त पटाने के लिए मुसीबत और दिक्कतों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है, जबकि समस्त दस्तावेज जितेंद्र डोहरे के नाम पर है। वहीं ट्रक की संपूर्ण राशि RTGS के माध्यम से ट्रक मालिक व श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा दे दी गई। उसके बावजूद भी मुकेश डहाके के द्वारा जोर जबरदस्ती कर ट्रक छुड़ा कर ले जा लिया गया। उनकी मांग है कि पुलिस मामले में तत्काल जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी गाड़ी डेंजर रोड से उड़ गई थी, किसी मुकेश डहाके करके है, मुकेश डहाके करके है, तो उनको पूरे पैसे देने के बाद में भी गाड़ी उठाया उसने मेरी, और ऐसे बोल रहा है कि जो बनता है वो कर लो, ऐसे करके बालाघाट डेंजर रोड से। तो आपने इसकी शिकायत करे थे कहीं? शिकायत किया था मैं ये बालाघाट कोतवाली थाने में। क्या हुआ? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जैसे अभी आप यहाँ आए थे तो फिर यहाँ पे बोल रहे जहाँ बालाघाट में तुमने पहले FIR दर्ज करा दी हो तो वहीं पे जाओ। FIR हुई कि शिकायत हुई है? शिकायत। तो वहाँ पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। तो यहाँ फिर शिकायत देने आए थे? क्या शिकायत देने आए थे यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप? मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए और ना मेरी गाड़ी की पूरी भरपाई चाहिए, मेरे पैसे। कहाँ से लिए थे गाड़ी आप? गाड़ी मैं लिया था बालाघाट से। बालाघाट से? श्रीराम फाइनेंस। तो अपने वो ट्रक को चोरी कर लिया गया कि लूट लिया गया? तो मेरे से छीन छान के लूट के लेके चले गया। 2.5 महीने पहले? हाँ, 2.5 महीने पहले। हमारे पास में कल आया, ये 2-2.5 महीने से प्रताड़ित थे। इसने किसी जबलपुर वाले से गाड़ी खरीदा था, किसी दलाल के थ्रू, कोई ढाके है, तो इनके इसमें कुछ पैसा बाकी था 2 लाख रुपए का। तो उसमें गाड़ी में कुछ खराबियाँ थी, तो जो गाड़ी का काम कराने का उन्होंने कमेंटमेंट किया था, तो इन्होंने उस गाड़ी का काम करा लिया था। तो उसमें जो पैसा हुआ था तो वो पैसा काट के उसको देना चाहता था, लेकिन वो अगला वाला बोलता था कि नहीं, मुझे पैसा पूरा चाहिए। तो इनके इसमें विवाद हुआ। तो कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले इसकी गाड़ी डेंजर रोड से जब्ती कर उसने ज़बरदस्ती छीन के लेके चला गया, और शायद सुनने मिला है किसी को उसने बेच दिया है। तो ये 2-2.5 महीने से प्रताड़ित है। इनने थाना बालाघाट कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, अपनी शिकायत दर्ज करी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद ये हमारे पास में है, हम कल थाना TI साहब से मिले, और साहब से भी हमने चर्चा की। साहब ने बोले कि रहने वाला खैलांजी का है, मतलब खैलांजी क्षेत्र का है, तो इसकी शिकायत वहाँ खैलांजी क्षेत्र में होगी। तो हमने तो खैलांजी क्षेत्र में जाए, लेकिन वहाँ के जो TI साहब है उन्होंने उसको गाड़ी देख के भगा दिया कि ये मामला यहाँ का नहीं है, ये वारासिनी का है। तो आज हम वारासिनी थाने में इसको लेके आए, तो वारासिनी थाने में भी हमारे को आज साहब ने फिर बोल दिया कि ये मामला यहाँ का नहीं है, ये डेंजर रोड में तो घटना हुई है, तो ये बालाघाट थाने का है। तो बालाघाट थाने में 2.5 महीने से इन्हें कंप्लेंट किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी शिकायत पर कार्रवाई हो और इसको न्याय मिले, उसकी गाड़ी इसके पास में आए, और जो अपराधी हैं, जो गाड़ी इसकी जो बेच दी है, वो सलाखों को पीछे। जैसे बालाघाट नगर में चल रहे जुआ, सट्टा, शराब जैसे अवैध कारोबार के चलते कोतवाली पुलिस ने नगर के स्नेहनगर स्थित हब के मालिक के गोदाम में छापा मारकर वहां जुआ खेल रहे नगर के जाने माने व्यवसायी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 जनवरी की रात्रि 8 बजे करीब यहां कार्रवाई कोतवाली पुलिस ने की। कोतवाली पुलिस ने इन जुआरियों से करीब 1 लाख रुपए और ताश के 52 पत्ते जब्त किए, इसकी जानकारी मिल रही है। समाचार लिखे जाने तक कोतवाली पुलिस के द्वारा मौके पर ही कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई। लालवारा नगर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत पनवेरी स्थित बालक छात्रावास के आगे वार्ड नंबर 7 व 8 में बाघ के हमले से एक गाय की मौत हो चुकी। साथ ही बाघ ग्राम के नजदीक दस्तक भी दे चुका है, जिसकी आहट मिलने से ग्रामीण जन दहशत में है और वन विभाग से बाघ को पकड़कर अन्यत्र स्थान पर छोड़ने की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पनवेरी के वार्ड नंबर 7 निवासी राजू बिसेन 12 जनवरी को सुबह मकान के समीप स्थित खेत में अपनी गाय को चरने के लिए छोड़ दिया गया था, परंतु शाम को गाय घर वापस नहीं आई, जिसकी आसपास तलाश की गई परंतु कहीं दिखाई नहीं दी। दूसरे दिन 13 जनवरी को सुबह के समय कुछ लोगों को बाघ दिखाई दिया और दहाड़ की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि राजू बिसेन के घर की गाय का बाघ ने शिकार कर लिया होगा। जिसके बाद खेत के आसपास घूमकर देखा गया तो गाय मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके शरीर व आसपास बाघ के पंजे के निशान दिखाई दिए। सूचना तत्काल ही ग्रामीण जनों ने वन विभाग को दी, परंतु शाम 5 बजे तक वन विभाग का अमला घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाया, जिससे ग्रामीण जनों में वन विभाग के प्रति आक्रोश भी व्याप्त है।
वहीं पनवेरी के वार्ड नंबर 7 व 8 में बाघ के हमले से गाय की मौत होने और गांव के नज़दीक बाघ के आ जाने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो घटनास्थल पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। साथ ही शाम 5 बजे के बाद से गांव के नज़दीक से बाघ के दहाड़ने की आवाज़ भी आ रही है, जिससे ग्रामीण जन दहशत में है और कुछ लोग मकान की छत के ऊपर चढ़कर बाघ को देखने का प्रयास भी कर रहे, परंतु उन्हें बाघ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं गाय की मौत होने, बाघ के पंजे के निशान मिलने व दहाड़ने की आवाज़ आने से ऐसा लग रहा है कि पनवेरी ग्राम के समीप ही बाघ ने दस्तक दे दिया है और जो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकता है। ग्रामीण जनों ने वन विभाग से पनवेरी के वार्ड नंबर 7 व 8 से लगे क्षेत्र में सर्चिंग कर बाघ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की। कल ये करीब दोपहर के समय में घर के बाजू में बांध दिए थे उसको चरने के लिए। शाम के समय में देखे तो उस समय गाय नहीं थी वहाँ पे। फिर आजू बाजू में हमको लगा कि चलो दावा तोड़ दी होगी, रस्सी तोड़ दी होगी, चले गई होगी कहीं, आ जाएंगी, बट रात तक भी नहीं आई। सुबह भी हमने चेक किया तो नहीं मिली गाय। उसके बाद में घर के ही थोड़े से यानी 200 मीटर करीब दूर पे गाय का शव मिला। क्या लग रहा है कितने मारा होगा? अब घर के बाजू में एक घर है थोड़ा आगे में, उनके यहाँ के एक लड़के ने बोला कि सवेरे मैंने टाइगर देखा था, बट हमको लगा यार मजाक कर रहा होगा तो हमने उसमें ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये वाली घटना देखने के बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि टाइगर ने ही हमला किया है। मुझे आज सुबह लगी कि मोहन बिचन के घर की जानवर बंधे हुए थे, तो घर में बंधे थे और फिर देखे कि घर वाले ने कि जानवर अभी तक नहीं, तो छूट के कहीं चले जाओगा तावा तोड़ के। फिर ढूंढे इन लोग ने, इनको पता चला कि खेत के पीछे शेर ने खींच के लेके मार चुका, उसका पीछे का पूरा भाग खा चुका है। सर घर से और जहाँ जानवर की लाश वो पाई गई है, बरामद की, कितना दूर है लगभग? दूरी कितनी दिखी जाए तो? 100 मीटर की दूरी है उसकी। इस विषय पर दूरभाष पर दक्षिण सामान्य वन मंडल अलवरा के रेंजर हर्षित सक्सेना से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि दोपहर में जानकारी मिली कि पनवेरी में बाघ के हमले से गाय की मौत हो चुकी है व गांव के नज़दीक ही दहाड़ने की आवाज़ भी आ रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर सर्चिंग की जा रही है और ग्रामीणों से कहा गया कि शाम के बाद घर से बाहर न निकले, परंतु अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि बाघ है या अन्य वन्य प्राणी, परंतु ग्रामीण जन बाघ है ऐसा बता रहे हैं। नगर मुख्यालय के ग्राम पंचायत पार्टनरवानी के लालबरा गार्डन में 13 जनवरी को महावीर इंटरनेशनल शाखा लालबरा की बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में महावीर इंटरनेशनल शाखा लालबरा का गठन करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से डॉक्टर विवेक कार्य को लालबरा महावीर इंटरनेशनल शाखा लालबरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया व आगामी समय में कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने महावीर इंटरनेशनल संस्था किस तरह से क्षेत्र में जनहित के कार्य करते हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नगर के बस स्टैंड स्थित मेथोडिस्ट मिशन इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। 13 जनवरी शनिवार को आयोजित स्कूल के इस वार्षिक महोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने गीत, संगीत, नृत्य सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। जहां स्कूल के वार्षिक महोत्सव पर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नर्सरी के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। यहाँ नृत्य, गायन व नाटक के माध्यम से मनोरंजन के साथ ही इन स्कूली बच्चों ने जागरूकता से संबंधित संदेश भी दिए। Sanitizer or a hand wash or a soap. If you want to get corona, wash your hands. If you want to get corona, wear a mask. If you want to get corona, wear a mask. Either wear a handkerchief or a clean and tidy mask. If you want to get corona, wear a mask. Now
I would like to call upon our chief guest, Honorable Mrs. साजे गाजे गाजे गूंजे सपनों की ये किलकारी वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी मन हर जाओ धन बन जाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन शहर में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी व शहर के व्यापारियों के साथ एक बैठक नगर पालिका के सभा हॉल में आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका के द्वारा शहर के व्यापारी बंधुओं को कुछ दिनों की मोहलत दी गई और कहा गया कि उसके बाद शहर में पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और यदि उसके बाद भी कोई पॉलीथीन का उपयोग करता पाया गया तो उस पर नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया के द्वारा पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे कि 1 जनवरी से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाते हुए शहरों में पॉलीथीन के उपयोग को खत्म किया जाए, किंतु नगर पालिका के द्वारा व्यापारी भाइयों को कुछ दिन की मोहलत देने के बाद 13 जनवरी को एक बैठक में नगर पालिका के सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ साथ शहर के व्यापारी भाइयों को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा कर उनके सुझाव लिए गए कि किस प्रकार से वह पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आने वाली 1 फरवरी से शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने को लेकर नगर पालिका के द्वारा रणनीति तैयार की गई, जिसमें व्यापारी भाइयों को अभी 17 दिनों का समय दिया गया। वहीं 17 दिनों के भीतर उनके पास रखे स्टॉक को खत्म करते हुए पॉलीथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सके, किंतु कुछ व्यापारी भाइयों का कहना है कि जिस प्रकार से पॉलीथीन पर नगर पालिका के द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है, यदि पॉलीथीन बड़े शहरों से आना ही बंद हो जाए या फिर पॉलीथीन बनना ही बंद हो जाए तो पॉलीथीन का उपयोग स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वहीं बैठक में व्यापारी सहित नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपने अपने सुझाव भी बैठक में दिए गए। ये आज बैठक नगर पालिका के समस्त पार्षदगण, अध्यक्ष जी और व्यापारियों के बीच में थी, पॉलीथीन प्रतिबंध को लेकर। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बालाघाट क्या पूरे भारत में पॉलीथीन प्रतिबंध होना चाहिए। ये स्वच्छता में सबसे बड़ी बाधक चीज़ है। ये हर जगह गंदगी का सबसे बड़ा आलम पॉलीथीन के कारण होता है, पर कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि ये कार्रवाई बैठक के बाद में सीमित हो जाती, थोड़ी सी चालानी कार्रवाई का। इस पे एक अमली जामा मुख्य रूप से पहनाना चाहिए और ये तो छोटे व्यापारी है, ये जहाँ व्यापार इसका संचालन हो रहा है, जहाँ से आ रही है, वहीं पर अगर इस पर चोट कर दी जाए, वहीं से बंदित कर दिया जाए तो छोटे व्यापारी को सेल ही नहीं होगी। छोटे व्यापारी के पास नहीं जाएगी तो ग्राहकों के पास नहीं जाएगी। पर एक पहल है और मैं तो चाहता हूँ इस पर सख्ती से कदम उठाए जाए इस पर, और हमारे शहर के व्यापारी भी हमारे को इस पर सहयोग करें कि वो ग्राहकों को अगर थैला के लिए मजबूर कर देंगे और अपनी पॉलीथीन में सामान नहीं देंगे तो ग्राहक भी और आम जनता भी हमारी घर से थैला ले जाने के लिए विवश होगी। सन 2016 से जो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलीथीन बैन वगैरह का कार्यक्रम रखा गया है, उस संबंध में हम लोग की एक नहीं कई बार ऐसी मीटिंगें होती रही हैं समय समय, और हम हमेशा प्रशासन को, गवर्नमेंट को, नगर पालिका को अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने की बात हमेशा करते हैं। लेकिन हम यहाँ के व्यापारी लोग जो हैं, हम लोग की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमारा एक छोटा सा शहर है। हमारे शहर के होने के बावजूद हमारे इर्द गिर्द जो महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से काफ़ी सारे फुटकर के व्यापारी अपने साइकिलों पे, अपने गाड़ियों पे माल लाला करके जो बैन आइटम है वो हमारे मार्केटों में, सब्जी मंडी में बेच करके चले जाते हैं। हमको पता उसका तब चलता है जब हमारे ग्राहक आते हैं, कई दिनों के बाद हमसे मुलाकात होती है, क्या बात है दर्शन नहीं दे रहे, क्या बात है, बोले तो साइकिल वाले आते हैं, फेरी वाले तो हमको तो माल दे करके चले गए। तब हमको पता चलता कि बाहर से काफ़ी बल्क मात्रा में व्यापारी लोग आकर माल बेच करके चले जाते हैं। तो वो बैन आइटम के संबंध में यहाँ जो मीटिंग रखी गई तो उनके विकल्प के संबंध में हमने बोला, विकल्प के संबंध में जो बायोडिग्रेडेबल आइटम है या अबव 51 माइक्रोन की पॉलीथीन जो गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड है, उस संबंध में चर्चा की गई और हमने अपनी तरफ से आभार व्यक्त किया, अपना भरोसा जताया कि वो चीज़ हम आज भी बेचते हैं, लेकिन उनका अभी जो चलन है वो 20 से 25% में है और जो बेन आइटम है उनका परसेंट 75% है। लेकिन जो 75% बेन आइटम में जो पॉलीथीन बेन की बात करते हैं, उससे हम ज़्यादा हम ये बात करेंगे कि जो
अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पाउच की कंपनियां हैं, उनमें आपकी बहुत सारे 5 रुपये 10 रुपये कुरकुरे बोरबन जैसे आइटम आते हैं। उसमें एक नहीं, ऐसे हजारों सैकड़ों कंपनियां हैं, उनके 5-5 रुपये के कुरकुरे उरकुरे वो सब बच्चे लोग खाते पीते हैं, उनके कचरे ज़्यादा निकलते हैं और वो अबाउट 75% ही होते हैं। आज नगर पालिका में हमने अपने व्यापारी भाइयों के साथ एक आवश्यक बैठक आहूत की। उसमें मेरे पार्षद, सभापति महोदय, हमारे उपाध्यक्ष महोदय और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि पॉलीथीन से कैसे छुटकारा पाया जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण जहां हमारा चल रहा है और वहां हमें 3 स्टार मिलने के बाद भी जब ऊपर से निर्देश आए हैं कि सिर्फ पॉलीथीन पे अगर आप काम करें कि उसको कैसे हम हमारे शहर को पॉलीथीन मुक्त बना सकते हैं, तो हम इस रैंक को और ऊपर ले जाएंगे और हमें ज़्यादा स्वच्छता सर्वेक्षण में मार्क्स मिलेंगे। और जब हमने ये चीज़ देखी कि जहाँ भी शहर में स्वच्छता अभियान चला जा रहा है, मैं स्वयं भी देखती हूँ जब रोड नाली की सफाइयाँ की जाती है तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है पॉलीथीन, नालियों को चौक करने की समस्या से लेकर जल भराव की समस्या को लेकर और जो भी हमको शहर में जो कचरा फैला हुआ दिखता है उसमें सबसे बड़ा घटक हमें दिखता है पॉलीथीन। इसके लिए हम सबको जागरूक होना जरूरी है। पहल होती है व्यापारियों से, क्योंकि किसी भी शहर में किसी भी क्षेत्र में बिना व्यापारियों के सहयोग के कोई भी स्वच्छता के कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को लेकर आज हमने अपने व्यापारी भाइयों की बैठक की। व्यापारियों का कहना है भाभी कि ये अगर बड़े स्तर पे ही बंद हो जाए तो यहाँ आएगी ही नहीं, तो वो लोग बेचेंगे नहीं। इसको लेकर क्या मानते हैं? बड़े स्तर पर तो प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन हमें चूंकि ऊपर से ही जो निर्देश आए हैं कि हम अपने नगरीय क्षेत्र में इसकी पहल करें और बाहर से अगर हमारे व्यापारी उसको थोक में बुलवाते हैं और फिर हमारे छोटे छोटे व्यापारी अपनी अपनी दुकान में अपने तरीके से उन्हें खर्च करते हैं।